नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव और आप रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार की राजनीति में आज एक बड़ा बदलाव हुआ है। आपको बता दें कि बहुत दिनों से इस इंतजार चल रहा था कि कब जाकर के 12 जो एमएलसी मनोनयन होना है राज्यपाल कोटे से कब होगा, लेकिन आज वो दिन आ गया कि जब जाकर के लगा कि हाँ 12 एमएलसी जो है इनका इंतज़ार खत्म हो गया और राज्यपाल को नाम दिया गया और शाम होते होते शपथ ग्रहण भी करा दिया गया। आपको बता दें इस शपथ ग्रहण के बाद से लगातार जो एनडीए के खेमे हैं उनमें कहीं ना कहीं नाराज़गी देखी जा रही है। इस नाराज़गी के बाद से कहा जा रहा है कि दरार बढ़ गया है एनडीए में। और ये दरार किस तरह से बढ़ा है, कौन कौन वो नेता हैं जो कि बयानबाजी कर रहे हैं, तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु से। हिमांशु जी बताइए, कौन से ऐसे नेता हैं जो एनडीए में लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एनडीए में कहा जा रहा है कि दरार बढ़ गया है। ये जानने से पहले कि एनडीए के अंदर कैसे दरार पड़ा, क्या वजह रही, हम ये बताना चाहेंगे कि आपको पता है कि एनडीए के अंदर जेडीयू और बीजेपी के अलावा जेडीयू की तरफ से हम पार्टी है और बीजेपी की तरफ से बाकायदा वीआईपी है। ये कहा जाता है वो एनडीए गठबंधन का है, लेकिन नहीं। अगर जीतन मांझी हम पार्टी है तो नीतीश कुमार कहलाए, जेडीयू कहलाए कह सकते हैं, और वीआईपी जो है बीजेपी कहलाए। आपको पता होगा कुछ दिनों पहले जीतन राम मांझी ने बाकायदा अपनी महत्वाकांक्षा स्पष्ट कर दी थी और कह दिया था कि हमको एक और विधान परिषद की सीट चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ एक मंत्री का पद भी किया, लेकिन कम से कम एक विधान परिषद की सीट तो चाहिए ही थी। वो अलग बात है कि एक मंत्री का पद बोले कि चलो भाई वो नहीं मिलेगा तो कम से कम विधान परिषद की सीट मिलेगी। वीआईपी ने भी अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था और कहा जाता है कि वो अपने भाई संतोष सहनी को विधान परिषद भेजना चाहते थे और मंत्री बनाना चाहते थे। मंत्री कहने की बातें कम से, देखिए क्या होता है, वो लोग कुछ ज्यादा बोलते हैं, कम से कम नैतिक दबाव तो बने, कम से कम मुझे ये मिल जाए, है ना। तो अब क्या है कि आज सब कुछ स्पष्ट हो गया। आपको पता होगा कि पिछले साल मई से ही ये 12 सीटें खाली थी जी, और बाकायदा उस वक्त बीजेपी ने मना किया था कि कोरोना जब लॉकडाउन लगा था तो बीजेपी की तरह ही रोका गया था कहीं ना कहीं। उसके बाद जो है ये होता रहा कि कब होगा, इस बात को लेकर खबरें चली कि हो सकता है इस बात को लेकर बीजेपी जेडी में फूट भी पड़ सकता है। और वीआईपी ने भी अपनी महत्वाकांक्षा स्पष्ट कर दी थी। आपको पता होगा 2020 का विधानसभा चुनाव जब बाकायदा मुकेश सहनी ने कहा था कि हम नोनिया समाज से किसी एक को विधान परिषद भेजना चाहते हैं। अब क्या हुआ, दोनों पार्टियों की तरफ से बगावतें शुरू उठने शुरू हो गए। आप बाकायदा देख लीजिए, हम पार्टी का तेवर आज देखने लायक था। दानिश रिजवान प्रखर प्रवक्ता हैं और बाकायदा उन्होंने कह दिया कि हमसे पूछा तक नहीं गया, और एक शब्द, एक वाक्य जिन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं। अगर ये सिंपल हम वाक्य देखें तो एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। जिस आक्रामकता के साथ और जिस लहजे में उन्होंने कहा, ये बता रहा था कि हम पार्टी जो है वो काफी नाराज है और सही में कोई बड़ा फैसला ना ले ले। वो क्या फैसला लेंगे वो अलग बात है। वीआईपी की तरफ से भी कहा गया कि एनडीए ने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया है। तो अब बगावती सुर उठने शुरू हो गए हैं वीआईपी की तरफ से और हम पार्टी की तरफ से। और हम पार्टी की तरफ से देखें तो जाहिर सी बात है कि दानिश रिजवान का भी नाम आ रहा था, उनका भी महत्वाकांक्षा था कि मुझे भी एक एमएलसी का पद मिले। तो इसी कारण हो सकता है कि बगावती सुर जी। इसके अलावा देखिए आप, ये तो हुई दो जो है पार्टी की बात। आप अगर देखिएगा जेडीयू के अंदर ही देख लीजिए, जेडीयू के अंदर राजीव रंजन प्रखर प्रवक्ता हैं, काफी प्रभावशाली तरीके से अपनी बात रखते हैं। बाकायदा आज उन्होंने जो अपनी नाराजगी जाहिर कर दी और कहा कि कायस्थ समाज को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया गया है। और बाकायदा उन्होंने कहा कि मैं हर वक्त पार्टी के लिए, नीतीश कुमार के लिए तैयार रहता हूं, लेकिन मुझे इग्नोर करके पार्टी ने कहीं ना कहीं अच्छा नहीं किया है। तो ये बताता है कि अब जेडीयू के अंदर भी कहीं ना कहीं बगावती सुर उठने शुरू हो गए हैं। और आप देख लीजिए उपेंद्र कुशवाहा के आने की वजह से कि उपेंद्र कुशवाहा से आप सिर्फ राजीव रंजन को मत जोड़िए, तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं जो नीतीश कुमार के बाद कहा जाता है सिर्फ 4 और 5 नेता के अंतर्गत आते हैं, हर किसी में कहीं ना कहीं अब थोड़ी सी बेचैनी मचनी शुरू हो गई है। जी विशाल। और एक बात और, लगातार शुरू से हम खबरें भी दिखा रहे थे कि बाबा ने भी खबर दिखाया था कि उपेंद्र कुशवाहा जब तक अपनी पार्टी रालोसपा को जदयू में विलय नहीं कराते हैं और ये मनोनयन जो मामला फंसा हुआ था वो सुलझेगा नहीं। और जब उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी रालोसपा पार्टी को जदयू में विलय करा लिया है तो सब कुछ मामला क्लियर हो गया। और ये भी लग रहा है कि अब जिस तरह से एमएलसी का पद दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा को और शिक्षा मंत्री भी उनको बनाया सकता है, जो कि कयास लगाया जा रहा है। वहीं अब दरार की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से आपने बताया कि मुकेश सहनी हो या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने खुद बयान दिया है कि जो हम गठबंधन दल में हैं हमसे रायशुमारी नहीं की गई है, ये गलत हुआ है। भले ही हम सरकार में हैं लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा ये तो देखना अहम और दिलचस्प होगा। लगातार आप खबरें भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिर देखिए दरार की अगर जहाँ तक बात हो तो हम बताते हैं कि देखिए नीतीश कुमार जिस तरीके से अपनी बात मनवा रहे हैं, आप पहले देखिए जब वो 43 सीट के साथ मुख्यमंत्री बनते हैं उस वक्त उनका कॉन्फिडेंस देखिए।
हमारे संपादक डॉक्टर मन मिश्रा बार बार असहजता शब्द का प्रयोग कर रहे थे कि नीतीश कुमार की असहजता चेहरे पे दिख जा रही है, लेकिन उसके बाद आप देखिए कैसे उन्होंने धीरे धीरे शक्ति संचय किया और उसके बाद जिस तरीके से वो कैबिनेट का विस्तार उन्होंने किया। एक तरफ जहां बीजेपी कह रही थी कि मुझे 12 से 14 सीटें चाहिए और जेडीयू को 8 से 10 सीट, इस तरीके से बात चल रही थी, मतलब कि ज्यादा सीटें, दुगनी सीटें चाहिए। लेकिन बाकायदा नीतीश कुमार ने क्या किया, उन्होंने मात्र 3-4 मंत्री पद का अंतर रखा और बजट के बारे में आप देख लीजिए, दुगना सीधा बजट अपने पास रख लिया। मतलब सीधा कहेंगे ना कि आपने दुगना मंत्रालय रख लिया जबकि पास सीटें कम थी। उसके बाद आप मंत्री विधान परिषद की सीट देख लीजिए, जहां बीजेपी बोल रही थी मैं बड़े भाई की भूमिकाओं में हूं, मुझे ज्यादा विधान परिषद की सीटें चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने क्या किया, बराबर पर कांटा अटका दिया है। तो ये कहीं ना कहीं तो फूटेगा ना गुस्सा। बीजेपी ऑब्वियसली है कि वो बड़े भाई की भूमिका में है और आप हर जगह अपनी जो है मनमानी किए जा रहे हैं, आप हर वक्त अपने शर्त पर बीजेपी को झुका रहे हैं। और उसके बाद क्या हुआ, जब विधान परिषद सीटों का मनोनयन किया गया है तो कहीं ना कहीं एक तरफ तो बीजेपी नाराज है, दूसरी तरफ अब जो दो एलाए हैं, चाहे वो वीआईपी हो, हम पार्टी हो, एक तरफ से ये अब कहीं ना कहीं बगावत कर रहे हैं। उसके बाद फिर जेडीयू के अंदर या बीजेपी के अंदर जिनको नहीं मिला उनके अंदर बगावत होगा। इसलिए एनडीए में अब खलबली मशीन लगभग तय है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि नीतीश कुमार को इससे फर्क नहीं पड़ता है। जब पत्रकार से बात कर रहे थे एमएलसी पद को जो लेकर शपथ ग्रहण समारोह चला, उससे बाहर जब निकले पत्रकार बंधु जब उनसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे जो कोई नाराज जो है नेता है कोई बयानबाजी कर रहे हैं तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास पावर जो होते हैं वो सीमित पावर होते हैं। अगर कोई इस तरह का बयान देता है तो मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए क्या कुछ क्या लगता है विशाल, क्या लगता है आपको विशाल कि नीतीश कुमार का ये बयान किसके तरफ इशारा कर रहा था, किसको मतलब ये बात नीतीश कुमार कह रहे थे, जीतन राम मांझी को या फिर जेडीयू में राजीव रंजन को? क्या लगता है आपको? तो साफ साफ स्पष्ट तौर पे जो उन्होंने जो भी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं, चाहे हम की बात करें या फिर मुकेश सहनी जो लगातार बात करते रहते, एक एमएलसी पद है, आपने कहा कि अभी भाई को भी मंत्री बनाना चाहते हैं, तो तमाम उन लोगों को भी एक साफ साफ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं नीतीश कुमार की। वो अपने बल पे ही चाहते हैं कि पूरा जो एनडीए है उन पे ही चले। तो ये एनडीए में खलबली मच लगभग तय है, खास करके उपेंद्र कुशवाहा जब से आए हैं। आप ये जान लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को भले ही वोट प्रतिशत में आप मत नापिए, उपेंद्र कुशवाहा वो शख्सियत है जो कभी नीतीश कुमार को चैलेंज किया करते थे। उपेंद्र कुशवाहा वो नेता है जिनको कभी नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष बनाया था और उपेंद्र कुशवाहा ने खुद को कभी कम नहीं माना, वो नीतीश कुमार के पैरेलल ही खड़ा थे। तो स्वाभाविक है कि जब उपेंद्र कुशवाहा का रालोसपा का विलय हुआ है तो नीतीश कुमार के जब सामने वो खड़े होंगे तो कहीं ना कहीं एक बराबरी वाली लड़ाई होगी। आप बाकायदा चाहे वो अशोक चौधरी हो चाहे कोई और नेता हो, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के सामने थोड़े सहमे रहते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा शामिल हुए हैं तो कहीं ना कहीं वो बराबरी वाली फीलिंग आएगी। क्योंकि कहावत होता है कि सम्मान वही होता है जहां बराबर दुश्मनी भी हो, तो बराबरी दुश्मनी होती है, तो सामने वाले के नजर में उस शख्स की प्रतिष्ठा होती है और उपेंद्र कुशवाहा वही शख्स है। तो कहीं ना कहीं अब जेडीयू के अंदर अगर आप देखें तो नीतीश कुमार के बाद एक बिना किसी दावे के कहीं ना कहीं अब वो दूसरे नंबर पे जो है वो आके खड़े हो गए और ये चीज जेडीयू के अंदर कहीं ना कहीं असंतोष बढ़ाएगा। बिल्कुल। तो आपने देखा कि किस तरह से एनडीए में जब एक 12 जो एमएलसी पद का मनोनयन होना था, मनोनयन हो गया है, उसके बाद से लगातार जो नेता हैं बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एनडीए का दरार बढ़ता जा रहा है। अब आने वाले में देखना होगा कि क्या कुछ होता है। अब देख रहे हैं भारत लाइव, और भारत लाइव पे ये शो है रातों रात, जिसमें कि हम ऐसी खबरों पे बात करते हैं जो कि लगातार महीनों तक खबर में और राजनीति समीकरण बदलता रहता है। तो ऐसे लगातार भारत लाइव को देखते रहें। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी भारत लाइव के इस शो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।